नमस्ते छात्रों। आज हम पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1 से 9 तक की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यह है अस्वीकरण। आज का सीखने का उद्देश्य इस पाठ के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। एनसीईआरटी के से आप कुछ पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आज के व्याख्यान में हम पाठ्य पुस्तक प्रश्न 1 से लेकर 9 तक की चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1 से 9 तक के। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस पैमाने में परिवर्तित करें। यहाँ पर आपको 2 तापमान दिए गए हैं। क है 293 केल्विन, ख 470 केल्विन। तो आपको इन दोनों तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित करना है। चलिए समाधान शुरू करते हैं। तापमानों को सेल्सियस पैमाने में परिवर्तन के लिए एक सूत्र होता है। आइए हम इस सूत्र को देखते हैं। डिग्री सेल्सियस में केल्विन से हमें अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करना है तापमान को, तो हम क्या करते हैं, केल्विन में से 273.15 घटा देते हैं। तो उससे हमारा केल्विन वाला तापमान डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो सबसे पहले हम क वाले को हम डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे। क में तापमान है 293 केल्विन। तो आप क्या करेंगे, सेल्सियस 293 माइनस 273.15, तो क्या आएगा 19.85 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क 293 केल्विन को हम 19.85 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। दूसरा है हमारा 470 केल्विन। तो उसी प्रकार से 470 में से हम 273.15 घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 196.85 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस में उत्तर है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आपको डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन पैमाने में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क में दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और ख है 373 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं इसका हल। परिवर्तन के लिए जो सूत्र है वो है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी कि आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में 273.15 को जोड़ देना है। वो तापमान आ जाएगा हमारा केल्विन में। तो सबसे पहले अगर हम क वाले तापमान की बात करें जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25 प्लस 273.15 जो कि आएगा 298.15 केल्विन। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कह सकते हैं, 298.15 केल्विन। ख देख लेते हैं। ख में तापमान दिया गया है 373 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 373 में हम 273.15 जैसा कि यहाँ पे जोड़ा गया है हम जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 646.15 केल्विन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा हमें कैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करना है तापमान को। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए कारण दीजिए। निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए कारण दीजिए। आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। पहला कथन है, क नैफ्थलीन की गोलियां समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती हैं। और ख में आपको बताया गया है, हम कई मीटर दूर बैठे भी इत्र की गंध प्राप्त कर सकते हैं। हमें इनका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आइए इसका हल देख लेते हैं। नैफ्थलीन की गेंदें समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
आपने देखा होगा घर में हम लोग नैफ्थलीन की गेंदें यूज करते हैं कपड़ों में रखने के लिए या चूहे वगैरह से बचाने के लिए हम सामान में नैफ्थलीन की गेंदें इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाती है बिना कोई अवशेष छोड़े, यानी कि उसका कुछ भी निशान नहीं रहता, मतलब पता नहीं चलता हमें कि यहाँ पे नैफ्थलीन की गेंदें थी। खत्म, उड़ जाता है वो, मतलब बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आइए इसका कारण देखते हैं। नैफ्थलीन का उर्ध्वपातन होता है, यानी कि ठोस से सीधा गैसीय में रूपांतरण होता है। तो यह बिना द्रव अवस्था में गुजरे बिना सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। नैफ्थलीन की तरह जैसे कपूर हमारा सीधा ठोस से गैस हो जाता है, उसी प्रकार नैफ्थलीन भी ठोस से सीधा गैस में रूपांतरित हो जाता है बिना द्रव अवस्था से गुजरे। यही कारण है कि नैफ्थलीन की गेंदें समय के साथ गायब होती प्रतीत होती हैं और ये बिना कोई अवशेष छोड़े धीरे 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 टाइम के साथ गायब हो जाती है। ख कथन है, हम कई मीटर दूर बैठे भी इत्र की गंध प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसका कारण देखते हैं। इस इत्र के जो अणु होते हैं वो गैस में वाष्पीकृत होकर हवा में फैल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, दूर बैठे व्यक्ति को भी इत्र की खुशबू आने लगती है। ये गैस कण वायु में विसरित हो जाते हैं जो हमारी नाक तक पहुंचते हैं और जिससे हम दूर भी से भी इत्र की गंध सूंघ पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न 4, जो कि है निम्नलिखित पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपको यहाँ पे 3 पदार्थ दिए गए हैं, जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो आपको इनके आकर्षण बल, इन कणों के बीच में आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जल के अंदर जो कण है उनके बीच में कैसा आकर्षण बल है, चीनी के कणों के अंदर क्या आकर्षण बल है और ऑक्सीजन इनके कणों में आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में हमें इन्हें को व्यवस्थित करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो द्रव है, ठोस है, गैसीय है, वो किस प्रकार का पदार्थ है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसमें क्या होगा, जो अणु होंगे वो बहुत दूर दूर फैले होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, सबसे कमजोर आकर्षण बल होता है क्योंकि उनके बीच की दूरियां बहुत ज्यादा होती है। पानी H2O, जो यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं वो हम तरल अवस्था में बात कर रहे हैं, H2O, यानी कि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना में अधिक मजबूत अंतराण्विक बल होते हैं, जिससे क्या होता है जो अणु होते हैं वो थोड़े नजदीक होते हैं ऑक्सीजन की तुलना में, तो जिसके परिणाम स्वरूप आकर्षण बल अधिक होता है। चीनी आपने देखे होंगे, छोटे छोटे स्क्वायर के चकोर से होते हैं, जो छोटे छोटे ठोस होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच एक मजबूत अंतराण्विक बल उत्पन्न होता है। तो आकर्षण बल का बढ़ता क्रम है, सबसे कम ऑक्सीजन में, देन उसके बाद जल, उसके बाद चीनी, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें है, चीनी में, क्योंकि वो ठोस है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। हम आगे की प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है कि जल की भौतिक अवस्था क्या है, यानी कि आपको 3 तापमान दिए गए हैं, क 25 डिग्री सेल्सियस, ख 0 डिग्री सेल्सियस और ग 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इन तीनों तापमान पर जल की भौतिक अवस्था को बताना है कि किस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। चलिए इसका हल देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर जब हम जल को देखते हैं तो उस समय क्या होता है, जल द्रव फॉर्म में होता है। तो पानी हमारा द्रव अवस्था में है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कमरे का तापमान। आइए अब हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी हिमांक और गलनांक पर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जल है वो ठोस और तरल दोनों रूपों में मौजूद होता है, क्योंकि ये साम्यावस्था में होता है, बर्फ और तरल में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस और तरल दोनों रूपों में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिस पर पानी अपने क्वथनांक पर होता है। यह तरल और भाप यानी कि गैस दोनों रूपों में मौजूद होता है। इस तापमान पर पानी द्रव अवस्था में भी हो सकता है या फिर गैस में भी बदल सकता है, जिसे हम भाप के रूप में जानते हैं। तो इस तापमान पर क्या होगा, पानी दो अवस्था में पाया जाएगा, या तो तरल या गैस, दोनों रूपों में मौजूद होता है। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, दो कारण दे जो ये सिद्ध करते हैं कि कमरे के तापमान पर पानी एक द्रव है, और दूसरा हमारा कथन है कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी एक ठोस है। तो आपको इन दोनों कथन के कारण देने हैं, जो कि कमरे के तापमान पर पानी एक द्रव क्यों होता है, और दूसरा है हमारा कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी एक ठोस क्यों है। आइए अब हम इसका हल देखते हैं। कमरे के तापमान पर पानी एक द्रव है, के कई कारण हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि पानी कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका बल्कि इसका आयतन निश्चित होता है। आप पानी को जिस बर्तन में रखते हो वो उसका आकार ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि और प्रवाहित हो सकता है, यानी कि ये बह भी सकता है। पानी को आप गिलास में रखोगे तो गिलास की आकार ले लेगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी का आकार ले लेता है वो, जग में रखोगे तो जग का आकार ले लेता है। तो यानी कि पानी का क्या एक निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि आपको जिस बर्तन में रखोगे वो उसका आयतन ले लेगा, उस जैसा आकार ले लेगा। इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान से नीचे है। ठीक है, कमरे का तापमान हमारा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं, तो पानी किस में चला जाता है, बर्फ में बन जाता है, जो कि ठोस हो जाता है। और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कमरे के तापमान से ऊपर है, जहां पे पानी गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे ये पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अब हम देखते हैं अपना खा कथन। कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी एक ठोस है, क्योंकि सबसे पहले तो लोहे की अलमारी एक ठोस है। तो ठोस है तो इसका मतलब क्या, इसका निश्चित आकार और आयतन दोनों ही फिक्स है, मतलब निश्चित है, और ये कठोर है। और कठोर किस वजह से, क्योंकि ये जो ठोस है तो इसके आकर्षण बल क्या है, बहुत मजबूत है। तो अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होने से इसकी जो संरचना है वो कठोर होती है। लोहे का जो गलनांक होता है, जहाँ पे ये पिघलता है, वो लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कमरे के तापमान से बहुत अधिक है, जहाँ पे ये द्रव अवस्था में जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा रहेगा, ठोस रहता है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस 1538 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है, तो मतलब यहाँ पे लोहे की अलमारी कैसी है, एक ठोस अवस्था में है। यही कारण है कि कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी एक ठोस है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 273 केल्विन पर बर्फ समान तापमान पर पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी क्यों है। मतलब आपको इसमें बताना है कि 273 केल्विन पर जो बर्फ लो और एक साइड आप पानी लो, उसमें सबसे ज्यादा जो ठंडा करने का प्रभाव होता है वो हमें बर्फ से ज्यादा मिलता है, ना कि पानी से। ऐसा क्यों? तो आइए हम इसका हल देखते हैं। इसका 273 केल्विन पर बर्फ उसी तापमान पर पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो ये आसपास के वातावरण से बड़ी मात्रा में संलयन की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करती है बिना तापमान बदले। तो ऊष्मा को अवशोषित करने की यह प्रक्रिया आसपास के वातावरण को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करने में मदद करती है।
तो इसीलिए 273 पर पानी में प्रावस्था परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर सकता। यह केवल संवेदी ऊष्मा विनिमय के माध्यम से तापमान कम करके ठंडा करता है, जबकि बर्फ में क्या हो रहा था, हमारे पास एक गलने की गुप्त ऊष्मा भी अवशोषित करता है, तो वो और ठंडा अधिक प्रभाव से ठंडा करता है। इस प्रकार बर्फ का प्रावस्था परिवर्तन इसे 273 केल्विन पर एक बेहतर शीतलन कारक बनाता है। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि उबलता पानी या भाप अधिक गंभीर जलन कौन पैदा करता है। आइए अब हम इसका हल देखते हैं। भाप उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा करती है, क्यों? आपको बताना है कि भाप जो होती है वो अधिक जलन पैदा करती है, जबकि गर्म पानी, उबलता पानी इतना जलन पैदा नहीं करता। इसका कारण क्या है? आइए देखते हैं इसका कारण। सबसे पहले जब भाप त्वचा पर संघनित होती है तो यह वाष्पीकरण की बड़ी मात्रा में अप्रकट ऊष्मा को मुक्त करती है। यह ऊष्मा गैस से तरल परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है और यह त्वचा को अधिक ऊर्जा स्थानांतरित करती है, जिससे जलन की गंभीरता में योगदान होता है। दूसरी ओर उबलता पानी केवल संवेदी ऊष्मा स्थानांतरित करता है जो तापमान से संबंधित होता है। इसी के विपरीत भाप संघनन के दौरान संवेदनशील ऊष्मा और अप्रकट ऊष्मा दोनों को स्थानांतरित करती है, जिससे यह अधिक खतरनाक बन जाती है। इसीलिए भाप से होने वाली अतिरिक्त ऊष्मा निकास से अधिक गंभीर जलन देता है। आइए अब हम अपना देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अभ्यास प्रश्न 9 है। निम्नलिखित आरेख में A, B, C, D, E और F के नाम बताइए जो इसकी अवस्था में परिवर्तन दर्शाते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ठोस लिखा हुआ है। ठोस से जब आप ई से सीधा गैस, यानी कि ई क्या है, ठोस से सीधा गैस में अगर आप जाते हैं तो आप क्या परिवर्तन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ठोस से द्रव में जाते हैं तो हमें ए, द्रव से गैस में जाते हैं तो बी, गैस से द्रव में आते हैं तो सी, गैस से सीधा ठोस में जाते हैं तो एफ, और द्रव से ठोस में जाते हैं तो डी। तो आपको ये बताना है कि इनमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ के क्या नाम है, किस प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, जो कि सीधा ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, गैस से द्रव, इन सब में परिवर्तन करते हैं। आइए अब हम इनका हल देखते हैं। चलिए हल शुरू करते हैं इसका। सबसे पहला ए जो है हमारा, वो है संलयन या फिर पिघलना। यहाँ पे आप देख रहे हो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे ठोस में क्या होगा, वो मजबूत होगा, फिर द्रव से उसके अणुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण बल कम हो गया होगा, जबकि ठोस में क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। तो जब हम ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो क्या हुआ है, पिघला है वो। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। अगर हमने तापमान बढ़ाया और प्रेशर और दाब को हमने कम करा, इसका मतलब क्या हुआ, दाब कम होता है तो अणुओं के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई तो उनके बीच का अंतराण्विक बंध कमजोर हो गया, जिसके कारण वो जल्दी से ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएंगे, और इस ए अवस्था को हम बोलते हैं संलयन या फिर पिघलना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका। बी है हमारा वाष्पीकरण, जो कि है द्रव से गैस। अगर आपने द्रव में, जिसमें पहले से ही कम मजबूत अंतराण्विक बंध है, उसको अगर आप और ऊष्मा देते हैं तो उसके अणु और दूर दूर चले जाएंगे, जिसके कारण वो और प्रबल अंतराण्विक बंध में जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वो द्रव से गैस में रूपांतरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। अब हम अपना अगला वाला देखते हैं। सी है हमारा संघनन। जैसे से आप ऊष्मा में कमी यानी कि शीतलता देते हैं और दाब में वृद्धि, प्रेशर बढ़ाएंगे,
अगर आपने दाब बढ़ाया तो क्या होगा, अणु जो होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास-पास आएंगे। जब अणु पास-पास आते हैं तो उनके बीच का अंतराण्विक बंध प्रबल होने लगता है। अगर जैसे प्रबल होगा तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल पास-पास आएंगे तो वो द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाएंगे, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाएंगे। तो जो सी प्रक्रिया है वो हमारी संघनन, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगला देखते हैं डी जमना। अगर हम लिक्विड द्रव से ठोस में जाते हैं तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जमना। आपने देखा होगा पानी से जब हम बर्फ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, द्रव से सॉलिड ठोस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जमा रहे हैं, बर्फ जमाते हैं ना, तो जमना होता है हमारा द्रव से ठोस में रूपांतरित। ई है हमारा उद्रुपातन। उद्रुपातन होता है जहाँ पे हमारा पदार्थ ठोस से सीधा गैस में जाता है बिना द्रव की अवस्था में आए बिना, जो कि हमारा एक उदाहरण है सूखी बर्फ का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सीधा बदल जाती है। अभी हमने एक उदाहरण और देखा था नेफ्थलीन, जो कि हमारा सीधा ठोस से गैस में रूपांतरित हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम उद्रुपातन। एफ है हमारा जो है गैस से ठोस में निष्पेषण। निष्पेषण होता है उद्रुपातन का विपरीत, जो जहां एक गैस सीधे ठोस से में बदल जाती है बिना द्रव अवस्था में आए बिना। जैसे हमने देखा होगा जब हवा में हमारे मौजूद जल वाष्प होती है, ठंडी सतह पर ओस बनती है। ये उदाहरण होता है हमारा गैस से ठोस का। ध्यान के लिए धन्यवाद।